ऑल राइट, ये मल्टीपल चॉइस आप घर से कराइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, सी यू टुमारो। क्वेश्चन नंबर 27। कुछ लोगों के दिल को हाथ पड़ता है, तैयार बैठ, हाँ जी सही है, जान छड्डो साडी। ये ओके, व्हाट पॉइंट डज शेस्टर, अब ये एक और बला आ गई है, व्हाट पॉइंट डज शेस्टर मेक अबाउट बार्स बुक इन द फर्स्ट पैराग्राफ। चलें जी, अच्छे बन गए ये, इन्होंने बता दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ में शेस्टर बार की बुक के बारे में क्या कहता है। अब शेस्टर का हमने पॉइंट ढूंढना है कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। सब लोग आए फर्स्ट पैराग्राफ में। In building the skyline, Jason Barr takes the reader through a detailed history of New York City. The book combines. Okay, अब ये शेस्टर पता है कौन है? जिसने ये बुक रिव्यू लिखा है, ठीक है? तो अब शेस्टर का वर्ड नहीं आएगा, ये शुरू में ही लिखा हुआ है, कैथरीन एल शेस्टर रिव्यूज अ बुक बाय जेसन बार। किताब किसने लिखी? जेसन बार ने। रिव्यू किसने लिखा? या कैथरीन एल शेस्टर। ओके, ऑल राइट। सो इसे मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इन बिल्डिंग द स्काई लाइन, जेसन बार। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था व्हाट पॉइंट डज शेस्टर मेक अबाउट बार्स बुक, फर्स्ट पैराग्राफ। Okay, let's read it from second line. The book combines geology, history, economics, and a lot of data to explain why business clusters developed, where they did, and how the early decision of workers and firms shaped the skyline we see today. बस ये सेंटेंस है, इसको दोबारा पढ़ें। बुक में क्या आता है? जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? ज़मीन के बारे में जो इल्म है। सो बुक कंबाइंस जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड अ लॉट ऑफ डेटा टू एक्सप्लेन। वाई का मतलब है रीजन। बिजनेस क्लस्टर्स डेवलप्ड, वेयर दे डिड, कहाँ पे वो डेवलप हुए। बिजनेस क्लस्टर क्या होता है? एक कारोबारी हब बन जाता है, कहाँ पे हुए। एंड हाउ द अर्ली डिसीजंस ऑफ वर्कर्स एंड फर्म्स शेप द स्काई लाइन। अब आए वापस ऑप्शंस पे। Option A, it gives a highly original explanation of urban development. Not at all. Original explanation of urban development, हम लोग specific बात कर रहे हैं। B, elements of Barr's research papers are incorporated throughout the book. No. एलिमेंट्स ऑफ बार्स रिसर्च पेपर की बात नहीं हुई कि जो उसके एलिमेंट उसने शामिल किए हैं। ऑप्शन सी, अदर बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट हैव टेकन टू अ डिफरेंट अप्रोच। अदर बुक्स की कोई बात हुई नहीं। ऑप्शन डी, इट कवर्स अ रेंज ऑफ फैक्टर्स। अब वो रेंज ऑफ फैक्टर्स क्या हैं? दैट अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क। वापिस आइएगा, रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क। सो द बुक कंबाइंस जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ये क्या है? रेंज ऑफ फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने असर डाला उस पे, एंड देन दे एक्चुअली डिड दैट, एंड देन दे से हाउ एंड व्हाई। सो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज डी, रेंज ऑफ फैक्टर्स। Question number 28, how does Chester respond to the information in the book about tenements? कि जो टेनमेंट्स हैं उसके बारे में शेस्टर क्या जवाब देता है? हाउ डज शेस्टर रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन? ओके, सो लेट्स गो बैक, लुक फॉर टेनमेंट्स, शेस्टर रिस्पॉन्स। थर्ड पैराग्राफ पे आइए। Third paragraph, and how does Chester respond? Chapters 2 and 3 and all that, civil war की बात हो रही है, with chapter 2 focusing on the early development of land, implement grid system. Chapter 3 focuses on land use before the civil war. Both chapters are informative and well researched and set the stage for the economic analysis that comes later in the book. I would have liked Barr to expand upon his claim that existing tenements, हाँ अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अब राइटर जो है इस रिव्यू का वो क्या कह रही है? I would have liked Barr to explain upon his claim that existing tenements, कि मैं चाहती थी कि बार जो है अपने उस क्लेम को एक्सप्लेन करता। एक्सपेंड अपॉन हिज क्लेम का मतलब है जो उसने दावा किया है उसको वो एक्सप्लेन करता है। इसका क्या मतलब है? उसने अपने उस क्लेम को एक्सपेंड नहीं किया।
कि अगर आप ये क्लेम करते हैं ना कि जी लाहौर की जो पॉपुलेशन कम हुई है उसकी ये रीज़न है, महंगाई बढ़ने की ये रीज़न है, आपका दावा है, उस दावे को उसने एक्सपेंड नहीं किया. दी एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स प्रिवेंटेड स्काई स्क्रैपर्स इन सर्टन नेबरहुड्स, कि जो उसने कहा है ना एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स, कि जो आबादियाँ या किराए पे लोगों ने घर लिए हुए हैं, वो जो टेनमेंट्स हैं प्रिवेंटेड स्काई स्क्रैपर्स इन सर्टन नेबरहुड्स, के मुख्तलिफ जो न्यूयॉर्क के इलाके में बुलंदो बाला इमारतें नहीं बनी. तो जो उसने क्लेम किया है वो कह रही है कि आई वुड लाइक टू एक्सपेंड अपॉन हिज क्लेम. इसका मतलब है उसने अपने क्लेम को एक्सपेंड नहीं किया. वापस चलते हैं. ऑप्शन ए, शी डिस्क्राइब्स द रीजंस फॉर बार्स इन ट्रस्ट. Yes or no? No. B, she indicates a potential problem with Barr's analysis. Yes? अच्छा, वो potential problem क्या है? वापस आएं. Potential problem क्या है? I would have liked Barr to expand upon his claim. अब उसने अपने claim को expand नहीं किया. That is a problem. So answer is option B. C पे आइएगा. She compares Barr's conclusion with that of other writers. No. D पे आइएगा. She provides details about the sources Barr used for his research. No. So correct answer is B. She indicates a potential problem with Barr's analysis. और वो problem क्या है कि उसने उसको further expand नहीं किया अपने claim को. ज़हन में रखिएगा, इस वक्त हम लोग हाई लेवल की इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस्ड लेवल की. तो अगर किसी को आसानी से पल्ले नहीं पड़ रहा तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल जो आपका इंग्लिश का रीडिंग का बेंच स्कोर है ना 7, 8, 9. अब हम 8, 9 को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में 1, 2, 3 को डिस्कस किया तो बड़े खुश हो रहे. ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, IELTS नो प्रॉब्लम. ये अब ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी. अगर अभी समझ नहीं आ रही तो परेशान ना हो. पार्ट 1 अच्छे से करेंगे तो पार्ट 2 समझ आना शुरू हो जाएगा. पार्ट 2 समझ आना शुरू हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता पार्ट 3 समझ आएगा, लेकिन इसको टाइम दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट डज शेस्टर से अबाउट चैप्टर 6 ऑफ द बुक. अभी जो शेस्टर है ना इसका गलत बात है. ये चैप्टर 6 के बारे में क्या कहती है किताब के. हाँ जी, चैप्टर 6 कहाँ पे है. हाँ, नेक्स्ट पेज पे 3rd पैराग्राफ की 4th लाइन में फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है चैप्टर 6. अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि शेस्टर क्या कहती है चैप्टर 6 के बारे में, कि बुक का जो चैप्टर 6 है उसके बारे में शेस्टर क्या कहती है. मैं इसे पढ़ रहा हूँ. चैप्टर 6 देन प्रेजेंट्स डेटा ऑन बिल्डिंग हाइट थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी में बिल्डिंग्स की हाइट क्या होती थी, एंड यूजेस रिग्रेशन एनालिसिस टू प्रिडिक्ट. और क्या कर रहे हैं चैप्टर 6, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं एनालिसिस के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. ओके, टू प्रिडिक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन while less technical than the research paper on which the chapter is based. अब क्या है, ये उतना टेक्निकल नहीं है और जो चैप्टर है वो बेस कर रहा है एक रिसर्च पेपर पे. तो जो रिसर्च पेपर है वो टेक्निकल है, जो इसका एनालिसिस है while less technical than the research paper on which the chapter is based, it is probably more technical than would be preferred by a general audience. अब जो जनरल ऑडियंस है उनकी समझ में, अगर फ़र्ज़ करें आपसे कोई केमिस्ट्री की डिटेल्ड चीज़ें डिस्कस करे और आपने केमिस्ट्री मैट्रिक या इंटर के बाद नहीं पढ़ी तो आपको समझ नहीं आएगा. इसको फोकस करें. while less technical than the research paper on which the chapter is based, it is probably more technical than would be preferred by a general audience. कि इतना टेक्निकल है कि जो आम बंदा है उसको फिर समझ नहीं आएगी, वो फिर इसको प्रेफर नहीं करेगा. अब इसको ज़हन में रखते हैं, वापस आते हैं. What does Chester say about chapter 6? Option A, it contains conflicting data. Data बोला है, conflicting नहीं बोला. It's not the answer. B, it focuses too much on possible trends. Why? Why? They didn't say that it is actually focusing too much on possible trends. Option C, it is too specialized for most readers. अब स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि आम बंदे को समझ ही नहीं आएगी. इट इज टू स्पेशलाइज्ड फॉर मोस्ट. अगर मैं ये कहता हूँ ना,
दिस बुक इज़ टू स्पेशलाइज्ड फॉर मी, कि ये किताब मेरी समझ से बाहर है, कि इसमें बड़ी स्पेशल नॉलेज है जो मैं नहीं समझ सकता, ठीक है. सो इट इज़ टू स्पेशलाइज्ड फॉर मोस्ट रीडर्स. वापिस आए, मोस्ट रीडर्स के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? जनरल ऑडियंस. Okay, so question number 29, what does Chester say about chapter 6? Right answer is C, it is too specialized for most readers, के ज़्यादातर readers की समझ से बाहर है. जब आप कहते हैं ना टू स्पेशलाइज्ड, इसका मतलब है उसमें स्पेसिफिक नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि आम बंदा उसको समझ नहीं पाएगा. टू स्पेशलाइज्ड. वापिस आए पैसेज पे, ठीक है. मैं सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ थर्ड पैराग्राफ की. While less technical than the research paper on which the chapter is based, it is probably more technical than would be preferred by general audience. के general audience से भी बहुत ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग से ये आगे है. क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं. What does Chester suggest about the chapters focusing on 1920s building boom? अब 1920 का जो बिल्डिंग बूम है, what does Chester suggest about the chapters focusing on that? ढूंढें कहाँ पे लिखा हुआ है 1920s का बिल्डिंग बूम. वेल डन. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ. चैप्टर्स 8 and 9 focus on the birth of Midtown and the building boom of the 1920s. Chapter 8 contains lengthy discussion, underline कर लें, lengthy discussion of urban economic theory that may serve as a distraction. क्या मतलब है? कि unnecessary है. अगर कोई चैप्टर डिस्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि मौजू से हट रहा है, टॉपिक से हट रहा है. डिस्ट्रैक्शन टू रीडर्स primarily interested in न्यूयॉर्क. अब वो रीडर्स जिनकी दिलचस्पी न्यूयॉर्क में है, तो चैप्टर 8 जो है उस टॉपिक से हट रहा है. इसको जेन में रखना है, ठीक है. वापिस आ जाएं. What does Chester suggest about chapters focusing on 1920s building boom? A. Information should have been organized differently. Information की organization की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये information distract कर रही है. ऑप्शन A नहीं होगा. ऑप्शन B. More facts are needed about the way construction was financed. No. Option C. Explanation that is given for the building boom is अनलाइकली. का मतलब है कि इसको नहीं, मतलब एक चीज़ लाइकली होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अनलाइकली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन फॉर द बिल्डिंग बूम इज अनलाइकली. एंड ऑप्शन डी, सम पार्ट्स विल हैव लिमिटेड अपील टू सर्टन पीपल. कौन सा होगा? सी इज द रॉन्ग आंसर. ये डी, मैं बताता हूं क्यों. डी पे आए. सम पार्ट्स. अब सम पार्ट्स का क्या मतलब है? चैप्टर 8 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. विल हैव लिमिटेड अपील. अब लिमिटेड अपील टू सर्टन पीपल को जेन में रखें और वापस आए. लिमिटेड अपील टू सर्टन पीपल का मतलब है डिस्ट्रैक्शन टू रीडर्स primarily interested in न्यूयॉर्क. सर्टन पीपल कौन हो गए? रीडर्स इंटरेस्टेड इन न्यूयॉर्क. तो उनके लिए क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन है. सो करेक्ट आंसर इज सम पार्ट्स विल हैव लिमिटेड अपील. लिमिटेड अपील का क्या मतलब है? डिस्ट्रैक्शन फॉर देम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इंप्रेसेस शेस्टर द मोस्ट? अंडरलाइन करें, इंप्रेसेस द मोस्ट. ये शेस्टर को ना धक्का दे दें नीचे यहां से. अबाउट चैप्टर ऑन लैंड वैल्यूज. अब लैंड वैल्यूज पे चैप्टर कौन सा है और उसमें कौन सी चीज शेस्टर को सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है? लास्ट पैराग्राफ, लैंड वैल्यू. ओके. इन द फाइनल चैप्टर Bart discusses another of his empirical papers that estimates Manhattan land value. यहाँ पे आ गया, ठीक है. अब हमने देखना क्या है? हमने देखना ये है कि what impresses Chester the most, इसके बारे में. Okay, second line, last paragraph. Manhattan land values from the mid-19th century to the present day. The data work that went into these estimations is particularly impressive. क्या है particularly impressive? Data work. आगे देखें. Towards the end of the chapter, Bart assesses whether skyscrapers are a cause or an effect of high land value. कि ज़मीन की प्राइस बढ़ गई तो स्काई स्क्रैपर्स बन गए, तो क्या उसकी रीज़न है ये या उसका
इफेक्ट है ये, ही फाइंड्स दैट चेंजेस इन लैंड एंड ऑल दैट. डेटा वर्क उसके लिए impressive है. Okay, so let's see what impresses Chester the most about the chapter on land value. A, broad time period that is covered. No. Option B, interesting question that Barr asks. No. Nature of research into the topic. No. Recommendations Barr makes for the future. No. आंसर दिया ही नहीं हुआ इन्होंने. आंसर दिया ही नहीं हुआ है ना, बहुत कम बख्त हैं ये लोग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. वाई? नेचर ऑफ रिसर्च इनटू द टॉपिक. वापस आए. द डेटा वर्क that went into these estimations is particularly interesting. ये क्या है? Nature of research into the topic. अब nature of research क्या है? Data work. कि आपने क्या किया? रिसर्च में डेटा पे बहुत ज़्यादा काम किया है. So that is nature of research into the topic. Data work that went into these estimations is particularly impressive. Okay? Yeah.